ठीक है, टॉपिक है डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूज करके हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है या उसको वेरीफाई करना है। ठीक है, वही सेम डायग्राम है। ये कंडक्टर की लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, उसको V वोल्ट की सप्लाई से या बैटरी से हमने कनेक्ट किया है। ठीक है, तो कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल A, लेट इट इज कनेक्टेड टू ए बैटरी या टू ए सप्लाई ऑफ V वोल्ट। V वोल्ट की सप्लाई से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें भी वही होगा, यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इज n एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज Vd। उसकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कितनी है, Vd है। तो करंट इसमें डायरेक्ट हम निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई इलेक्ट्रिक करंट इज गिवन बाई I इज इक्वल टू NEAVD। ये हमारा करंट आ जाएगा। अगर हमें इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है पहले से, Vd है। ठीक है, जो n है वो भी हमें पता है, E तो पहले ही पता है और A उसका कांस्टेंट हो जाएगा। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है, क्योंकि हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी की हेल्प से इसको डिड्यूस करना है, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, तो हम करंट फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू NAEVD, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अब करना क्या है, इसमें बस Vd की वैल्यू पुट करनी है। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डेरिवेशन किया था उसको सारा Vd की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है। भाई इसमें याद रखने वाली और समझने वाली बात है, इसको माइंड में बिठा लो। अगर हमें ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है तो सिर्फ हमें इतना याद करना है कि जो हमारा करंट का फॉर्मूला है NEAVD, ये वाला, इसमें Vd की वैल्यू पुट करनी है बस। ये इसमें समझने वाली बात है, बाकी सब कैलकुलेशन है। इसमें Vd की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन है उसके अकॉर्डिंग इसमें Vd की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ठीक है, Vd की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करते इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ओम्स लॉ डिड्यूस हो जाएगा। अब देखो Vd हमने कैसे किया था, इसमें लिख देंगे कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड विद पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन के साथ कोलाइड करेंगे। आफ्टर ईच कोलिजन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स जीरो। कोलिजन के बाद इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी है या एवरेज इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन्स जीरो। यू एवरेज जो होगा, यू की वैल्यू उसमें जीरो रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जब कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन के साथ, तो कोलाइड करने के बाद उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी। फिर बैटरी उसको दोबारा एनर्जी प्रोवाइड करेगी, फिर वो दोबारा कोलाइड करेगा। तो दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच का जो टाइम होगा उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो Vd की वैल्यू हमारी आ जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू A इंटू टो, क्योंकि V इज इक्वल टू U प्लस AT के अकॉर्डिंग U की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी। इसमें हम A की वैल्यू पुट करेंगे F अपॉन M इंटू टो, तो एक्सीलरेशन हमारा कितना होगा, F अपॉन M। F की वैल्यू पुट करेंगे E अपॉन M इंटू टो। F की वैल्यू, क्योंकि F इज इक्वल टू QE, तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज हमारा स्मॉल e होगा, तो ये हो जाएगा F इज इक्वल टू EE। अब इसमें E की वैल्यू पुट करेंगे, पुटिंग E इज इक्वल टू V अपॉन L। ठीक है, जो हमारा E का और V का रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस का, कई बार ये यूज हुआ है। तो E इज इक्वल टू, ये लेंथ इसकी L है और सप्लाई V वोल्ट है इसके एंड के बीच में, V वोल्ट का डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू V अपॉन L। ये इसमें पुट कर देंगे तो Vd की वैल्यू आ जाएगी EV अपॉन ML इंटू टो। इसमें E की वैल्यू पुट कर दी, तो ये Vd की वैल्यू इक्वेशन, इसको सेकंड सपोज कर लेंगे, Vd की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखते हैं हम क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पुटिंग द वैल्यू ऑफ Vd इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम Vd की वैल्यू पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू NEA मल्टीप्लाई, ये Vd की वैल्यू पुट कर देंगे EV अपॉन ML इंटू टो। इस V को इस साइड लेके आ जाएंगे, तो I अपॉन V इज इक्वल टू आ जाएगा NE स्क्वायर, ये E और E स्क्वायर हो जाएगा A टो अपॉन ML।
और इसको लिख देंगे V अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इज टू टो। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टो। अब देखो इसमें m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कांस्टेंट होता है 9.1 10 की माइनस 31 kg। L उसकी जो लेंथ है और जो एरिया क्रॉस सेक्शन है वो तो कांस्टेंट रहेगा। ये ओम्स लॉ की कंडीशन वो है हमारी, इफ फिजिकल कंडीशन रिमेन्स सेम, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन्स सेम देन रेशो ऑफ V एंड I रिमेन्स कांस्टेंट। V और I की जो रेशो है वो कांस्टेंट होगी कब, अगर उसकी फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर और डायमेंशन अनचेंज होगी। ठीक है, तो L भी इसका चेंज नहीं होगा, L भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है। E 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम हो जाएगा। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी मैंने बताया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ये भी कांस्टेंट ही माना जाएगा, क्योंकि अगर कोई 2-4 इधर उधर हो भी गए तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसमें बहुत लार्ज होते हैं। 10 की पावर 28 इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम में होते हैं। अब देखो इसमें से अगर 2-4 इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, ये कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो हमारा एन भी कांस्टेंट हो जाएगा। और जो टो है हमारा, टो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, अगर इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टो की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कांस्टेंट के, और यही हमारा ओम्स लॉ है। ठीक है, इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर एंड डायमेंशन रिमेन्स सेम, अगर वो सेम है, ठीक है, देन द क्वांटिटी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टो इज कांस्टेंट। अगर फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है तो ये वाली क्वांटिटी भी हमारी कांस्टेंट होगी। तो V अपॉन आई इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या आ जाएगा, V अपॉन आई इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, कांस्टेंट का। दिस इज ओम्स लॉ, यही हमारा ओम्स लॉ है। हमने इसको किससे वेरीफाई किया है, किसकी हेल्प से इसको हमने डिड्यूस किया है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। क्यों, हमारा करंट का जो फॉर्मूला है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का रिलेशन है। तो उस फॉर्मूले में हमने वी डी की वैल्यू पुट करनी है, बस ये समझने वाली बात है। तो ओम्स लॉ डिड्यूस हो जाएगा। वी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, वही V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से उसकी वैल्यू फाइंड कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा। और ये कांस्टेंट किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टेंस, R के इक्वल हो जाएगा रेजिस्टेंस। तो यहाँ से हमारी R की वैल्यू आ जाएगी, R का भी फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में। तो R की वैल्यू आ जाएगी ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू, तो ये R की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखो जब हम टेम्परेचर का डिपेंडेंस करेंगे इसमें, या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी अगर निकालनी हो तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर देंगे तो रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला आ जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी की टर्म में। R की वैल्यू पुट करेंगे ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टू टो मल्टीप्लाई ए अपॉन एल। तो A से A कैंसिल हो जाएगा और L से L कैंसिल हो जाएगा। देखो क्या बचेगा, रो इज इक्वल टू ऊपर बचेगा m और नीचे बचेगा एन ई स्क्वायर इंटू टो। तो ये हमारा रो के लिए फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हमारा टो क्या है, रिलैक्सेशन टाइम है। अब देखो जब हम टेम्परेचर का इफेक्ट इस पे करेंगे, देखो इसमें क्या क्या चीजें हम ध्यान रखेंगे। देखो हमारा m तो कांस्टेंट होगा और E भी कांस्टेंट होगा, ठीक है, और A भी कांस्टेंट, ये तो ऑलरेडी कांस्टेंट होगा ही होगा। या इससे अगर देखा जाए तो R प्रोपोर्शनल टू L के होगा, ठीक है, और इससे देखा R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A के होगा, तो हमने पहले से ड्राइव किया हुआ है। और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N होगा और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 होगा।
ठीक है। तो लेंथ के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, अगर लेंथ चेंज होगी तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा। ए अगर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, एन अगर चेंज होगा तो भी रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो की वैल्यू चेंज होगी तो वो भी चेंज हो जाएगा। तो जो टेम्परेचर से ये दो वैल्यू तो चेंज नहीं होगी। अगर टेम्परेचर का हमें देखना है, टेम्परेचर से एल और ए चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होने की पॉसिबिलिटी है, या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होने की पॉसिबिलिटी है ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइम है वो चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। इलेक्ट्रॉन ऐसे कोलाइड करते हैं पॉजिटिव आयन के साथ में, तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या करंट इंक्रीज होगा तो टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा उसका। तो जब उसका, लेकिन हमने ओम्स लॉ तभी तक हमारा एप्लीकेबल होगा जब तक उसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अगर उसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका फिर रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो वी और आई की रेशो फिर कांस्टेंट नहीं रहेगी। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे कोलाइड करेगा, तो अगर उसका कोलिजन ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, तो ये दो कोलिजन के बीच का जो टाइम है उसको हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये जल्दी जल्दी कोलाइड करना स्टार्ट कर देगा, और टो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो जब टो की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी तो आर की वैल्यू इंक्रीज, यानी कि ज़्यादा कोलिजन होने से डिफिकल्टी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जब डिफिकल्टी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस होगा, तो टो की वैल्यू डिक्रीज होने से रेजिस्टेंस उसका इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो ये अलग अलग हमारी सिचुएशन होगी, मेटल के लिए और मेटल के लिए, एलॉय के लिए और हमारा सेमीकंडक्टर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अब देखो मेटल के लिए क्या होगा, जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है पर यूनिट वॉल्यूम एन डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो या डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, वो टेम्परेचर चेंज होने से एन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से बहुत ज़्यादा है। फिर वही बात, अगर दो चार इलेक्ट्रॉन इधर से चले गए या डिक्रीज इंक्रीज हो गए तो टोटल चार्ज पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। तो रेजिस्टेंट एंड रेजिस्टिविटी ये यहाँ से भी अगर देखा जाए, रो प्रोपोर्शनल टू एन और रो प्रोपोर्शनल टू 1/T ये हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही अगर देखा जाए तो मेटल के लिए जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है, बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं होगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स अनचेंज, वो अनचेंज रहेंगे। सो रेजिस्टेंस ऑफ मेटल और कंडक्टर, ठीक है, नॉट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर से एन की वैल्यू पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ किस पे फर्क पड़ेगा, टो पे। ये जो कोलिजन का टाइम है इस पे फर्क पड़ेगा। ठीक है। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज, उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, बाय द डिक्रीज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज। मेटल का जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है 1 मार्क्स में ही आता है कि टेम्परेचर से मेटल के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और क्यों इफेक्ट पड़ेगा। व्हेन टेम्परेचर ऑफ मेटल इंक्रीज देन रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, उसका रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, बाय द डिक्रीज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इंक्रीज एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल एन नॉट डिपेंड्स या नॉट मच डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। यही बात रेजिस्टिविटी के लिए हो जाएगी। तो जो एलॉय है, एलॉय के लिए देखो इसका जो रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ, आर टी इज इक्वल टू R01 प्लस एल्फा टी, ये रिलेशन है। 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है R0 R0, अगर उसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा तो टेम्परेचर भी उसका इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो एलॉय के लिए एल्फा की वैल्यू लेस पॉजिटिव होती है। सपोज करो R0 की वैल्यू है 5 ओम और एल्फा की वैल्यू है 0.0001 ओम। ठीक है। अब सपोज करो उसका टेम्परेचर हमने ये वाला 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया, तो यहाँ पे अगर ये वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे 0.001 मल्टीप्लाई 10
0.01 होगी, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 0.001 आ जाएगा। तो 0.001 आपको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.005 आ जाएगा। तो पहले उसका टेम्परेचर था 5 ओम और अगर उसका टेम्परेचर पहले रेजिस्टेंस था 5 ओम, अगर टेम्परेचर हमने 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 5.005 ओम। तो जो हमारा एलॉय है उसके लिए अल्फा की वैल्यू, ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू लेस पॉजिटिव होती है। ये मेन बात है, ये दिमाग में बैठानी है, ये याद रखना है। तो उसमें बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस, द चेंज इन द रेजिस्टेंस इज वेरी नेग्लिजिबल। जो रेजिस्टेंस में चेंज होगा वो बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल होगा। तो एलॉय के लिए जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर पे एलॉय का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा डिपेंड नहीं करता है, बहुत उसमें कम चेंज होगा, ठीक है। इसीलिए जो हमारे स्टैंडर्ड वायर होते हैं, जो स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस होते हैं, आगे आएगा इसमें प्रैक्टिकल में, मीटर ब्रिज में जो वायर लगा हुआ होगा नाइक्रोम, ठीक है, या कांस्टेंट मैग्नीन, वो एलॉय का लगा हुआ होगा। यही हमारा आगे पोटेंशियोमीटर आएगा, उसमें जो वायर लगा हुआ होगा स्टैंडर्ड वायर, वो हमारा एलॉय का होगा। तो ये पूछा जाता है वो एलॉय का क्यों है उसमें, ठीक है। वो एलॉय का इसलिए है क्योंकि एलॉय के लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा की वैल्यू लेस पॉजिटिव होती है, तो उसका रेजिस्टेंस में नेग्लिजिबल चेंज होता है बाई चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज होने से उसके रेजिस्टेंस में बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल चेंज होता है, इसलिए हम स्टैंडर्ड वायर जो है वो एलॉय का यूज करते हैं। अब बात आ जाती है सेमीकंडक्टर पे। तो सेमीकंडक्टर के लिए क्या होता है, सेमीकंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कम होते हैं, बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उसके अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे। जब कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्या होगा, बढ़ जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो उसमें सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो एन पे डिपेंड करता है। तो में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले ही कम है, तो उनके कोलिजन भी कम ही होंगे, तो टो पे ज्यादा डिपेंड नहीं करेगा रेजिस्टेंस, एन पे डिपेंड करेगा। तो जब एन की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगी उतनी ज्यादा चार्ज फ्लो होगा, रेजिस्टेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा। तो इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर बाय द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर लार्ज नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक, ठीक है, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन स्मॉल एन इंक्रीज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे स्मॉल एन अकॉर्डिंग टू द रिलेशन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। बाय द इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर डिक्रीज, इसका रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। देखो मेटल के लिए, कॉपर मेटल के लिए जो इसका रेजिस्टिविटी और उसका ग्राफ होगा वो ऐसे होगा, रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होने से वो धीरे धीरे चेंज होगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। और जो एलॉय के लिए होगा, नाइक्रोम के लिए ऐसे होगा, बहुत ही लेस चेंज होगा उसमें, जैसे ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस, टेम्परेचर रेजिस्टेंस, तो उसमें नेग्लिजिबल चेंज होगा इन केस ऑफ एलॉय। और हमारा जो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, ठीक है। जितना टेम्परेचर कम होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा उसका। तो कम टेम्परेचर में रेजिस्टेंस हाई होगा या रेजिस्टिविटी हाई होगी, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा एक्सपोनेंशियली, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे ऐसे। तो ये हमारे ग्राफ हो जाएंगे टेम्परेचर के और रेजिस्टिविटी के। ये कॉपर के लिए है, ठीक है, ये नाइक्रोम के लिए है, और ये वाला सेमीकंडक्टर के लिए है, ठीक है। एक रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके बेस पे एनसीईआरटी में 4-5 न्यूमेरिकल हैं, ठीक है, उसको देखो ध्यान से समझेंगे। ये हमारा कंडक्टर है, इसका जो टेम्परेचर और इसका जो रेजिस्टेंस है वो R1 है। रेजिस्टेंस कितना है इसका, R1 है, ठीक है। अब जब इसके टेम्परेचर में चेंज होगा तो इसका रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। अगर ये कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट इट इज ऑब्जर्व दैट द चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। हमने दो अलग अलग वायर लिए हैं, इसका रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R1 डैश है,
ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो दोनों में सेम चेंज किया है टेम्परेचर में, तो एक इसमें रेजिस्टेंस में चेंज कम होगा और इसमें रेजिस्टेंस में चेंज ज्यादा होगा। या अगर हम कोई डाटा इकट्ठा करें, ये हमने डेल्टा टी, ये हमने ले लिया R1 और ये ले लिया डेल्टा R, ये हमारा 10 है, ये 0.1 है, ये 20 है, ये 0.2 है, ये 30 है, ये 0.3 है। तो अगर इनिशियल रेजिस्टेंस कम होगा तो चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस भी कम होगा डेल्टा। ये हमने डबल कर दिया 20, तो ये भी डबल हो गया, ये ट्रिपल कर दिया तो ये भी ट्रिपल हो गया। इट मीन्स चेंज इन रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल रेजिस्टेंस। और दूसरी डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के होगा, ठीक है, वो चेंज इन टेम्परेचर के भी डायरेक्टली इट इज ऑब्जर्व ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट के बेस पे हमने ऑब्जर्व किया। अब जब दोनों को इकट्ठा करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये आ जाएगा डेल्टा आर प्रोपोर्शनल टू R1 डेल्टा टी, ठीक है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा अल्फा R1 डेल्टा टी, तो अल्फा हमारा यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम R1 से R2 तक और T1 से T2 तक, तो डेल्टा आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा R, जैसे डी आर का dx का x होता है, जैसे डी डेल्टा ए की बात है, ये R1 R2 और अल्फा कांस्टेंट R1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डेल्टा टी का आ जाएगा T1 T2, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा R2 माइनस R1 इज इक्वल टू अल्फा R1 T2 माइनस T1। ये इसका डेरिवेटिव फॉर्मूला है, इसी से सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होगा, ज्यादातर या तो अल्फा की वैल्यू पूछी जाएगी या T2 की वैल्यू पूछी जाएगी। अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो R2 माइनस R1 अपॉन R1 T2 माइनस T1, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अगर T2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको इसके अपॉन में लेके आ जाएंगे, ये आ जाएगा T2 माइनस T1 R2 माइनस R1 अपॉन अल्फा R1, ये सारी वैल्यू गिवन होंगी, उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन होगा। तो यहाँ वैल्यू पुट करके सपोज करो उसको पूरे को सोल्व करके आ जाता है x, तो T2 इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस T1। सपोज करो रूम टेम्परेचर है 27, क्या रूम टेम्परेचर है 27 और रेजिस्टेंस है उसका 5 ओम। अगर उसका जब उसमें करंट फ्लो कराया, करंट फ्लो कराने से उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो गया और उसका रेजिस्टेंस हो गया 5.17 हो गया मान लो। तो ये बताओ उसके टेम्परेचर में कितना इंक्रीज हुआ है। अल्फा उसकी वैल्यू गिवन होगी 1.7 10 की -4, ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे यहाँ पे। तो भाई R2 की वैल्यू होगी, ये R1 की वैल्यू हो जाएगी और ये अल्फा की वैल्यू, तो R2 R1 अल्फा की वैल्यू हमें पता लगी और T1 की वैल्यू 27 यहाँ पे। तो इसको सोल्व करके जो आएगा उसमें 27 ऐड कर देंगे तो उसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें कई सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है, और क्वेश्चन भी है। तो ये मेन फॉर्मूला है, ये याद रखना है बस, ये वाला। अगर अल्फा फाइंड करना है तो ये इधर लेके आ जाओ, T2 फाइंड करना है तो ऐसे करना है। तो आया कहाँ से, ये यहाँ से है, ठीक है। डायरेक्ट ये हमारा इंटीग्रेशन कर देंगे, डेल्टा आर का R लिमिट पुट कर देंगे R2 माइनस R1, यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे T2 माइनस T1।